गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना रहने वाला है दैट इज FCRA, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट रहने वाला है 2010 का। बेसिकली एक्ट बनाया जाता है ताकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी इंडिया में आ रहा है वो प्रॉपर रेगुलेटेड वे, रेगुलेटेड चैनल के थ्रू इंडिया में आए, जिसका रिकॉर्ड्स या रिपोर्टिंग सारी गवर्नमेंट के पास रहे एंड उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके ताकि कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। बेसिक इस चैप्टर के अंदर अपन को बताया जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन कौन ले सकता है और कौन कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपन को बताई जाएगी। अब सबसे पहले जो स्टार्टिंग में अपन को बताया गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ FCRA 2010। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 was enacted to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or hospitality with a view to ensure that parliamentary institution, political association, academic and other voluntary organization as well as individual working in important areas of national life may function in manner consistent with the values of sovereign democratic republic. This act was amended in 1984. So basically प्रॉपर जो लोग जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर हो सारी चीज़ों का, ताकि गवर्नमेंट के पास भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहे। अब इसके अंदर दो चीज़ें आ गई, एक तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ गया, एक हॉस्पिटैलिटी आ गई। हॉस्पिटैलिटी के अंदर ये आ जाता है कोई फॉरेन सिटीजन आपका टू एंड फ्रो मूवमेंट हुआ, रहने का हुआ, सारी चीज़ों का टेक केयर कर रहा है, यानी सामने से कोई पार्टी आपको सब चीज़ों का पेमेंट या बुकिंग्स करके भेज रही है, दैट इज विद इन द परव्यू ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, जिसमें आपके आने जाने की टिकट हो गई, आपके रहने का खर्चा हो गया, ये सारी चीज़ें फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में आती है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो आ गया, आपको पैसा मिल रहा है, एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आ गई, बेसिकली आपको पैसा नहीं मिल के काइंड में कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिसमें खर्चा मोस्टली दूसरी पार्टी कर रही है। So the Foreign Contribution Regulation Act 2010 is an act of Parliament of India by 42nd Act of 2010. It is consolidating act whose scope is to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution, foreign hospitality by certain individual or associations or companies, and to prohibit acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality for any activities detrimental to the national interest or for the matters connected therewith। यानी जिससे भी कंट्री को कुछ नुकसान पहुंच रहा है उन सारी चीज़ों में फॉरेन कंट्रीब्यूशन का यूटिलाइजेशन ना हो, उस पर्पस के लिए आपने ये एक्ट बनाया। सो बेसिकली इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना फॉरेन करेंसी जो भी आपके पास आ रही है। It is designed to correct shortfalls in the Predecessor Act of 1976. The bill was received presidential assent on 26 September 2010. अब इसके अंदर सारी डेफिनेशंस अपन को साथ में बताई जाएगी। सबसे पहली चीज, ऑथराइज पर्सन इन फॉरेन एक्सचेंज मीन्स एन ऑथराइज पर्सन रेफर टू इन क्लॉज C ऑफ सेक्शन 2 ऑफ फेमा 1999। नाउ फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए आपके पास अलग अलग अथॉरिटीज हो जाती है। एक तो ऑथराइज मनी एक्सचेंज वाले जो लोग होते हैं वो लोग हो जाते हैं, दूसरे आपके लिए बैंक्स हो जाते हैं। क्लियर? सो जिनको परमिशन दी गई है ऑथराइज तरीके से फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करने के लिए, वो सब ऑथराइज पर्सन माने जाएंगे। परमिशन फेमा के एक्ट के अकॉर्डिंग दी जाएगी, क्योंकि जहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा वहां पर आपका एक्ट लगेगा फेमा। इससे पहले आपका चलता था फेरा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। वो ज्यादा रिजिड था, ये कंपेरेटिवली कम रूल्स रेगुलेशन के साथ एंड फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए, यानी फॉरेन करेंसी का फ्लो आसानी से हो सके बट कंट्रोल्ड वे में हो सके, उसके लिए आपने ये एक्ट को अमेंड करा था। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन ड्यूली नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर, यानी जिसका भी नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है। बेसिकली ये सारी चीजें क्यों आपको बताई जा रही है, आगे इन सब चीजों का रेफरेंस आपको बताया जाएगा, कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा इन द रेफरेंस ऑफ बीइंग कौन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या आ जाता है, रेफर्स टू एनी डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय अ फॉरेन सोर्स ऑफ करेंसी, articles, securities. This can be provided to individual, association or organization within a country. The concept of foreign contribution is particularly relevant in the context of regulations and compliance, such as under Foreign Contribution Regulation Act. The FCRA governs the acceptance and utilization of these currency by certain individual to ensure that such contribution are not used in a way दैट एडवर्सली अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट, यानी कंट्री के अगेंस्ट में जाके इस पैसे का इस्तेमाल ना हो, उसके लिए आपने ये एक्ट बनाया। पहले अपन ने पढ़ा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या आ गई, आपकी तीन चीजें आ गई बेसिकली, या तो करेंसी आ गई, या कोई आर्टिकल आ गया, या फिर कोई सिक्योरिटीज आ गई।
नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। इसमें क्या आएगा, जो बेसिक अपन ने डिस्कस करा, आपका टू एंड फ्रो मूवमेंट हो गया, रहने का हो गया, वो सब टेकन केयर ऑफ है, किसी और ने उसका पेमेंट करा है, दैट पर्सन इज रिजाइडिंग समवेयर अब्रॉड। So means any offer made by a foreign source for providing a person with cost of travel to any foreign country territory with free board, lodging, transport और medical treatment, तो ये सब foreign hospitality के अंदर आ जाता है। क्लियर? सो बेसिकली दो चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है एफसीआरए में, एक तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और दूसरा आ गया आपका फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब किसी भी तरीके से फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेन आर्टिकल्स या फिर फॉरेन सिक्योरिटी आपके पास आ रही है। एंड हॉस्पिटैलिटी में क्या आ गया, आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस या बोर्डिंग, लॉजिंग या मेडिकल ट्रीटमेंट किसी और ने यानी फॉरेन सोर्स ने पे किया है। दोनों के ऊपर ये एक्ट लगेगा, दोनों के ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कौन लोग ले सकते हैं ये सारी चीजें, कौन लोग नहीं ले सकते। नेक्स्ट आपको बताया गया दैट इज फॉरेन सोर्स क्या माना जाएगा। फॉरेन सोर्स इज डिफाइंड इन सेक्शन 21J ऑफ एफसीआरए एक्ट 2010 and includes the government of any foreign country, territory or agency of such government, any international agency not being United Nations or specialized agency, the World Bank, International Monetary Fund or such other agency as the central government may by notification on this behalf specify। That basically means वर्ल्ड बैंक हुआ, चाहे आपका इंटरनेशनल बैंक हुआ, ये सब लोग इंडिविजुअल लेवल पे डीलिंग करते ही नहीं है, ये कंट्री लेवल पे डील करते हैं, तो इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। फॉरेन कंपनी आ गई, कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी incorporated in a foreign country or territory, a MNC referred to in subsection 4 of clause G of section 2 of FCRA 2010, a foreign company, the company within the meaning of Companies Act 1956 or 2013 more than 50% of the nominal value of paid up share capital either single or in aggregate by one of the following person, namely government citizen, foreign government, foreign citizen, foreign corporation और foreign trust। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप डिस्कस करें, कोई फॉरेन कंपनी हो गई, कोई फॉरेन कंट्री के लोग हो गए जो आपको पैसा दे रहे हैं, या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसमें मेजॉरिटी शेयर इन लोगों के पास है। कॉर्पोरेशन आपका उसमें और भी चीजें इंक्लूड हो गई, जिसमें एक फॉर्मेट आपका कंपनीज आ गया। कॉर्पोरेशन जो कंपनी फॉर्मेट में रजिस्टर्ड नहीं है, बट कुछ अदर आप यहाँ पर अभी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मत देखिए, जो फॉरेन कंपनीज एक्ट है उसमें अगर प्रोविजन में कोई चीज रजिस्टर्ड है जो एज अ कंपनी फंक्शन वहां नहीं कर रही, बट यहाँ पर अगर वो डोनेशन भेज रहे हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। सो वो इनकॉर्पोरेटेड आपकी फॉरेन कंपनी हो गई, बट इसके अंदर ये आ जाएगा कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट, इसके अंदर ये आ जाता है जो कंपनी फॉर्मेट में रजिस्टर्ड नहीं है। क्लियर? फंक्शन कर रहे हैं बट वो कंपनी फॉर्मेट में रजिस्टर्ड नहीं। अलग अलग बॉडी कॉर्पोरेट और भी तो हो जाते हैं ना आपके लिए, तो वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो गई। बेसिकली जो ऊपर वाले 4 पॉइंट है, अगर उनका 50% से ज्यादा शेयर किसी और के पास भी है तो वो आपको 6th पॉइंट में बता दिया गया साथ में कंपाइल करके। A company being a company within the meaning of Companies Act 1956 or 2013 and more than 50% of the nominal paid up share capital is either held singly or in aggregate। जो ऊपर वाले पॉइंट थे वो सारे वापस आ गए आपके। फॉरेन गवर्नमेंट के पास है 50% या उससे ज्यादा, सो बेसिकली जो आपका होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में अगर 50% या उससे ज्यादा आपका पेड अप शेयर कैपिटल वगैरह किसी और के पास है तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंपनी आपकी होल्डिंग हो गई और आप हो गए सब्सिडरी। एंड रूल्स वगैरह जो भी एप्लीकेबल होते हैं वो एज पर होल्डिंग एप्लीकेबल होते हैं, एज पर सब्सिडरी एप्लीकेबल नहीं होते। Person includes individual, HUF, association और company registered under section 25 of Companies Act 1956 जो आपकी not for profit organization हो जाती है, and 2013 के अंदर उनका सेक्शन चेंज हो गया, दैट इज सेक्शन 8 कंपनीज। क्लियर? सो ये बेसिकली ऐसी कंपनीज होती है जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनाई गई है, एनजीओ टाइप जो आपकी कंपनीज बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी हो गई? मींस एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजंस ऑफ इंडिया to be registered with Election Commission of India as a political party under section 29A of Representation of Peoples Act 1951 or which has set up candidates for election to any legislature but not so registered or deemed to be registered under the election symbols
रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर्स 1968, यानी बेसिकली जो पार्टी रजिस्टर हुई है, जिसने अपने कैंडिडेट्स खड़े करे इलेक्शन में किसी भी लेवल पे, वो पॉलिटिकल पार्टी मानी जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इसलिए अपन को बताई गई क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना अलाउड नहीं होगा, जो आगे जाकर अपन को रिस्ट्रिक्शन के अंदर बताया जाएगा। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सबसे पहली चीज आपको बताया गया है कौन कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता है। एनी पर्सन कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। इट मस्ट हैव अ डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम। बेसिकली डोनेशन के फॉर्म में आप पैसा रिसीव कर रहे हो। इट मस्ट ऑब्टेन FCRA रजिस्ट्रेशन, प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। It must not be prohibited under Section 3 of FCRA 2010. It may be noted that person includes, जो ऊपर अपन ने पढ़ा था वो सारे पॉइंट्स वापस आ गए, इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन और सेक्शन 25 या सेक्शन 8 कंपनी जो अपन ने डिस्कस करा था। सो जो डेफिनेशंस अपन ने ऊपर पढ़ी उसका रेफरेंस अपन को यहाँ पर अब आसानी में से काम आएगा। तो बेसिकली कोई भी इंसान अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहता है, परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन FCRA के हिसाब से आपको करवाना पड़ेगा। एंड सेक्शन 3 में जो रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड है, आप उस कैटेगरी के लोग नहीं होने चाहिए, तभी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हो। अब सेक्शन 3 के रिस्ट्रिक्शन क्या है वो अपन पढ़ते हैं। नो फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी एक्सेप्टेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। अभी अपन को समझ में आ रहा होगा डेफिनेशंस अपन ने जो ऊपर पढ़ी उसका रेफरेंस। कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इनके ऊपर अपन ने रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया, क्या लगता है अपन को? कैंडिडेट पर इलेक्शन तो अपन को समझ में आ गया होगा कि वो लोग मिसयूज ना करे उस पैसे को। इन लोगों के ऊपर अपन ने क्यों लगाया? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के अगर कोई कॉलम लिखने वाला या कार्टूनिस्ट है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? जी, पब्लिक अवेयरनेस लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है? मीडिया। एंड मीडिया अगर फॉरेन पेड होगा तो वो रियल न्यूज लोगों को नहीं बताएगा या एक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं करेगा, जिस वजह से कंट्री को अगेन नुकसान हो सकता है। इस वजह से इनके ऊपर भी अपन ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। नेक्स्ट मोस्टली आपकी कैटेगरीज आ जाएगी जो ऑफिस बेयरर्स है या जो गवर्नमेंट के ओन्ड अपन कह सकते हैं एम्प्लॉइज है। पब्लिक सर्वेंट, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर आपने लगा दिया। रीजन बीइंग अगेन हो सकता है वो लोग फॉरेन कंट्री का कंट्रीब्यूशन लेकर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की या डिपार्टमेंट की उनको प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आपने लगा दिया। मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, यानी लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेयरर देयर ऑफ and organization of political nature as may be specified under section 5 clause 1 by the central government। ये आगे जाकर अपन को वापस डेफिनेशन बताई जाएगी। और एसोसिएशन और कंपनी इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज और ऑडियो विजुअल न्यूज और करंट अफेयर्स प्रोग्राम थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिफाइंड इन क्लॉज सेक्शन 2(1)(r) of IT Act 2000 or any other mode of mass communication। Correspondent, columnist, cartoonist, editor, owner और association of a company referred to in clause G। क्लियर? सो बेसिकली ये हो गया आपके जो लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, रेडियो ऑपरेटर्स हो गए, रेडियो ब्रॉडकास्टर्स हो गए आपके, या फिर न्यूज़ चैनल्स हो गए, इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है, या इनके एडिटर्स या कार्टूनिस्ट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, ये लोग भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। सो बेसिकली अगेन अभी तक जो अपन ने रिस्ट्रिक्शन पढ़े दैट वर इन सेक्शन 3 क्लॉज 1, वो बेसिकली थे कि डायरेक्टली अगर पैसा मिल रहा है इन एजेंसीज को तो ये लोग पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब आपको सेक्शन 3 क्लॉज 2 के अंदर बताया जाएगा डायरेक्टली इनको पैसा नहीं मिल रहा, इनडायरेक्टली भी अगर इन सबके पास पैसा जा रहा है तो इनको पैसा रिसीव करना अलाउड नहीं है। अब वो इनडायरेक्टली किस तरीके से जाएगा वो अपन डिस्कस करते हैं। नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया and no citizen of India resident outside India shall accept any foreign contribution or acquire or agree to acquire any currency from a foreign source on behalf of any political party। ऊपर आपको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताया गया था कि डायरेक्टली वो लोग रिसीव नहीं कर सकते,
लोगों ने क्या कर दिया, उसका एक लूप होल निकाल लिया कि डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी रिसीव नहीं कर रही, एक इंडियन सिटीजन रिसीव कर रहा है, एंड फिर वो रूट कर रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी को। अगेन पैसे का सोर्स क्या है, पैसा फॉरेन से आ रहा है, तो ये चीज भी करना अलाउड नहीं है। और एनी पर्सन रेफर्ड टू सबसेक्शन 1 और बोथ। नेक्स्ट, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल डिलीवर एनी करेंसी। अब यहां पर अगेन लोगों ने लूप होल क्या निकाल लिया, फॉरेन करेंसी को ही गायब कर दिया। फॉरेन सोर्स से पैसा आया, आपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा, अब उसको यूज करना चालू कर दिया। तो यहां पर गवर्नमेंट ने सेकंड पॉइंट में क्या डाल दिया, एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन which has been accepted from a foreign source to any person if he knows or has a reasonable cause to believe that such other person intends or is likely to deliver such currency to any political party or any other person referred to in subsection 1 or both. Next, no citizen of India resident outside India shall deliver any currency whether Indian or foreign which has been accepted from any foreign source to a political party or any other person referred to in subsection 1. Any person, ये सेम चीज आपकी वापस आ गई। सो बेसिकली ये रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए आ गया, ऊपर वाले 2 पॉइंट जो थे वो रेजिडेंट इन इंडिया के लिए आ गया, बाकी सारी चीजें सेम आ गई। जो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो वो भी अलाउड नहीं, या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा, उनको भी पैसा देना आपका अलाउड नहीं है। According to section 3 clause 3 of the act, no person receiving any currency whether Indian or foreign from a foreign source on behalf of any person or class of persons referred to in section 9 shall deliver currency to, ये again वापस, to any person other than the person for which it was received, यानी जिसके लिए पैसा रिसीव किया उसी को आप दोगे, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दोगे। A person, any other person if he knows or has a reasonable cause to believe that such other person intends or is likely to deliver the currency to a person other than a person for which currency was received, यानी आपने किसी को दिया, उसने जाकर किसी और को दे दिया, तो ऐसे भी जिसके लिए रिसीव की गई है उसी को दोगे। रीजन बीइंग आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहना चाहिए। इसके लिए अगर अपन समझना चाहें तो अपन देखते हैं कि टेररिस्ट जो भी एक्टिविटीज होती है उनकी फंडिंग भी इसी थ्रू होती है। पैसा किसी से आया, वो किसी को गया, बाद में जब चेन खुलती है तब इंडियन लोग भी पकड़े जाते हैं कि इन्होंने हेल्प करी थी ये सब चीजें रूट करने में। तो इसीलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर इतने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाए हैं कि किसी भी अनऑथराइज्ड काम के लिए पैसा कहीं पे भी रूट होके नहीं जाए। तो जिसके लिए रिसीव किया है, अगर आपने किसी के बिहाफ पे रिसीव किया तो उसी पर्सन को आप पैसा हैंड ओवर करेंगे। आज की तारीख में अगर आप इंडियन बैंक्स की बात करें, जैसे आपका अकाउंट है फॉर एग्जांपल बैंक में, आपके पेरेंट्स भी जाकर अगर पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं ना, तो बैंक्स मोस्टली आज की तारीख में आपके पेरेंट्स को भी पैसा हैंड ओवर नहीं करते। रीजन बीइंग बैंक्स को भी क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल गया है, जिसको भी पैसा हैंड ओवर किया जा रहा है वो खुद पार्टी होना चाहिए। विड्रॉल है चाहे डिपॉजिट है, आप अननोन किसी सोर्स में जाकर पैसा डिपॉजिट भी करना चाहते हैं वो भी बैंक नहीं लेते, उसके लिए भी सारी डिटेल्स आपकी लेते हैं, इवन आजकल आपका फोन नंबर भी लेते हैं। एंड अगर विड्रॉल बड़ी अमाउंट की है तो बैंक आपसे फोन करके पूछते हैं कि आपने इस पर्सन को ऑथराइज किया है कि आपके बिहाफ पे विड्रॉ करके पैसा लाने का। तो उसका रीजन ये हो गया कि सब चीजों की चेकिंग, एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि अल्टीमेट पैसा जा किसके पास रहा है, या जिस पर्सन का पैसा है उसने ऑथराइजेशन दिया है या नहीं दिया है। सो बेसिक पर्पस ही, गलत चीज के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अभी तक सेक्शन 3 में आपने रिस्ट्रिक्शन पढ़े, 3(1), 3(2) एंड 3(3). 3(1) के अंदर आपको बताया गया डायरेक्टली कौन कौन रिस्ट्रिक्टेड है, 3(2) के अंदर आपको बताया गया इनडायरेक्ट वे जिसके थ्रू रूट होके पैसा जा रहा है, एंड 3(3) में आपको बताया गया जिसके लिए पैसा आप रिसीव कर रहे हो उसी को पैसा दोगे, अदर देन दैट किसी को भी पैसा आप नहीं दोगे, या आप मेक श्योर करोगे जिसका पैसा है उसी तक पहुंचे। पर्सन टू हुम सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई, यानी कहां पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है या किस तरीके के ट्रांजैक्शन को इसके अंदर आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं मानेंगे। According to section 4 of that, nothing contained in section 3 shall apply to the acceptance by any person specified in the section of any contribution where such contribution is accepted by him subject to the provision of section 10. अब क्या क्या तरीके से आप पैसे रिसीव कर रहे हो वो अलाउड है, by way of salary, wages or any other remuneration due to him or any group of persons working under him from any foreign source by way of payment in the ordinary course of business transacted in India by such foreign source. यानी आपको पेमेंट किया जा रहा है सैलरी वेजेस का, जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन है
ऑथराइज ट्रांजेक्शन है, बेसिकली इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है बाय वे ऑफ पेमेंट इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स। जो अपना था गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए अगेन आपके पास सारे बिलिंग है, सारे प्रूफ है, कहीं पे भी सस्पिशन का ग्राउंड नहीं है। अगेन हर जगह आपको मिलेगा और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय हिम आउटसाइड इंडिया or as an agent of a foreign source in relation to the transaction made by such foreign source with the central government or state government। यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ अगर कोई फॉरेन सोर्स, फॉरेन कंपनी हो गई या कॉर्पोरेट हो गया जो डील कर रहा है, उनके थ्रू अगर पेमेंट का टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पेमेंट किसके पास जा रहा है या आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास, पॉलिटिकल पार्टी के पास इंडिविजुअली नहीं जा रहा, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके पास पैसा जा रहा है। by way of gift or presentation made to him as a member of any Indian delegation, provided that such gift or present was accepted in accordance with the rules made by the central government with regard to acceptance or retention of gift or presentation। बेसिकली आप इंडिया या इंडियन डेलीगेशन के साथ कहीं फॉरेन गए थे, वहां पर अगर आपको कोई गिफ्ट या कुछ चीज दी गई, अब वो एज पर रूल्स होनी चाहिए। एज पर रूल्स अलग से डिटेल चलती है, डेलीगेट्स के लिए अलग से रूल्स लगते हैं, बट बेसिक अगर आप समझे तो आप कुछ समझते हैं। अगर गिफ्ट दिया जाता है तो एक छोटा सा हैम्पर या आपको कोई सोवेनियर टाइप दे दिया गया, 1 करोड़ रुपए आपको गिफ्ट नहीं दिए जाएंगे, वो अगेन ग्राउंड फॉर सस्पिशन है कि आपने कुछ गलत करा है। सो इसीलिए यहाँ पर अगर नॉर्मल गिफ्ट या ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ विजिट, या अपन कह सकते हैं जैसे अपने घर पे कोई आता है तो अपन छोटी मोटी चीजें एज अ गिफ्ट दे देते हैं, वो गिफ्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अदर देन दैट जहाँ पर भी सस्पिशन का ग्राउंड है वो अलाउड नहीं है। or from his relative or by way of remittance received in the ordinary course of business through any official channel, post office or authorized persons allowed to deal in as per FEMA Act, or by way of scholarship, stipend or payment of like nature। scholarship stipend क्या हो गया? आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो आपको एक छोटा सा अमाउंट दिया जा रहा है, सैलरी नहीं कह सकते क्योंकि आप सीख रहे हो काम, इसलिए उसको स्टाइपेंड कहा जाता है। सो ये सारी चीज़ें बेसिकली जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है प्रॉपर तरीके से, वो इसके अंदर अलाउड है रिसीव करना। क्लियर? बाकी करेंगे अपन कंटिन्यू कल।